नमस्ते साथियों, मेरा नाम कृष्णकांत कुमार है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं, वह खासकर शिक्षण अभिवृत्ति में हम देखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में जो हमारे यहाँ अपने यहाँ जो दो सबसे प्रमुख विधि है, वह एक है व्यवहारवादी, दूसरा संज्ञानवादी। इसके अलावा एक रचनावादी है, लेकिन आज खासकर हम लोग देखेंगे संज्ञानवादी। तो जैसा कि आप लोग व्यवहारवादी जो शिक्षण पद्धति है वो जानते हैं कि जिसमें हम उद्दीपन और प्रक्रिया के तहत चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन उसमें जो छात्र को देखा जाता है एक निष्क्रिय श्रोता की तरह देखा जाता है और उसमें यह यकीन किया जाता है कि बच्चा जब धरती पर प्रकट होता है आता है तो वो एक कोरा स्लेट की भांति होता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है दुनिया के साथ, जैसे जैसे उसका संबंध स्थापित होता है वैसे वैसे वो चीज़ों को सीखता और ग्रहण करता है। उसके उलट संज्ञानवादी इसमें विश्वास करता है कि बच्चा अपने बौद्धिक क्षमता लेकर पैदा होता है और समय अंतराल पर उसके मानसिक जो अभिवृद्धि है उसका विकास होता रहता है। तो हम यही खासकर आज जो देखने वाले हैं, एक तो संज्ञानात्मक शिक्षण विधि क्या है, दूसरा हम लोग देखेंगे कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी में अंतर क्या है, तीसरा जो बिंदु है कि प्रमुख संज्ञानात्मक सिद्धांतकार कौन कौन है, और चौथा हमारा है जिन प्याजे का सिद्धांत क्या है और उसके महत्व क्या है। तो इसी बिंदु पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो संज्ञानात्मक शिक्षण विधि है वो खासकर एक ऐसी शिक्षण विधि है जो सक्रिय ज्ञान पर विश्वास करता है, यानी कि वह जो देखता है छात्र को एक सक्रिय श्रोता के रूप में देखता है। तो इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी गतिविधि है, वो ऐसे चलता है कि इसमें कि छात्र ने अब से पहले जो अपना पूर्व ज्ञान अर्जित किया है उसका प्रयोग करता है। अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके वह नए ज्ञान के बीच एक कनेक्शन बनाता है। समझे? मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो 3 साल का है, तो 3 साल पहले वो जो कुछ सीखा उसमें वो इजाफा करते हुए जाता है। एक चीज़ ये हो गया। आपको बता दें कि संज्ञानात्मक जो शिक्षण विधि है वो इस बात में विश्वास करता है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह होता है। तो वह जो सूचना अपने माइंड में या अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करता है वह एक एक खांचे में इकट्ठित करता है, यानी कि सूचना को वो व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानसिक रूप से संरचित करता है। तीसरा इसका बिंदु है प्रमुख समझ और अर्थ निर्माण पर जोर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि व्यवहारवादी जो शिक्षण विधि है वह इसमें विश्वास करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को तथ्य रटवा देना है, रटने पे ध्यान देना है, जबकि इसमें जो ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से बच्चे अपने समझ को विकसित करें, अपने आसपास के सारे गतिविधियों को जानते हुए उसके गहरे स्तर पर समझ को विकसित करें। अगला है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन देखेंगे तो हमारे आधुनिक समय के खासकर 1970 के आसपास ये सिद्धांत आया और ये सिद्धांत है कि हमें अपने द्वारा सीखना, यानी कि बच्चे जो कुछ सीख रहा है, जो कुछ समझ रहा है, उसको नियंत्रण करने के, उसको एनालिसिस करने के और उसमें यदि कुछ नया जोड़ना है तो वो कैसे जोड़े, ये क्षमता जो है बच्चे पर छोड़ देना है। यानी कि बच्चा जो है वह स्वयं इस सीखने की प्रविधि को समझे। ठीक है? यानी कि आप बहुत सरल शब्दों में कहेंगे तो बच्चा सीखने के प्रति जागरूक रहे। अगला है समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक सोच। हमारे शोध में हमारे जो अध्ययन में देखिए, शिक्षण में, अधिगम में देखिएगा तो ये एक प्रमुख बात है कि बच्चा जो है वो कैसे बेहतर सीखेगा, गहन ज्ञान तक वो कैसे पहुँचेगा। तो वो इस तब संभव हो जाएगा कि जब वो नए ज्ञान को
प्रयोग करने लगेगा, विश्लेषण करने लगेगा और समस्या को सुलझाने में उसका उपयोग करेगा। है। अगला हमारा है सक्रिय सहभागिता। जब हम सक्रिय सहभागिता की बात करते हैं, इससे पहले एक दो बार और ये बातें आ गई है, तो आप लोग ये जानिए कि सक्रिय सहभागिता का हमारा तात्पर्य ये है कि इस सीखने की पूरी प्रक्रिया में ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक केंद्रित ना होके छात्र को वह बराबर का मौका दिया जाए, जिसमें वह सीखने की प्रक्रिया में जैसे संवाद हो गया, प्रश्न उत्तर हो गया आदि को बढ़ावा दे। अगला है शिक्षक की जो इसमें मार्ग भूमिका होती है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें जो शिक्षक है सिर्फ दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं या सिर्फ सूचना नहीं दे रहे हैं, बल्कि वह एक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में काम करता है कि बच्चे जहाँ जहाँ गलती करते हैं वहाँ उनको गाइड करते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण है इसमें कि संज्ञानात्मक जो शिक्षण विधि है, इसका एक प्रासंगिक या इसका जो आप कहेंगे एक रिलेवेंस होता है कि जिसमें कि आप जो है ज्ञान को व्यवहारिक, व्यक्तिगत और प्रासंगिक बनाने की ओर जाए, या ऐसा नहीं कि आपने ज्ञान रट लिया लेकिन आया कुछ नहीं। जैसे आपने यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध एक कहानी है कि एक तोता होता है और तोते को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि जंगल में जाएगा, जब वो जंगल में जाता है तो कहा जाता है कि एक शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना, पकड़ा जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जब जो उसके जो मालिक होते हैं और जब वो छोड़ता है तोता को, तो तोता जाके फिर वो दाना चुगने लगता है। तो इस ज्ञान के उलट आप जो कुछ सीखेंगे सिर्फ सैद्धांतिक या रटने वाला ना सीख के आप जो सीखेंगे वो व्यवहारिक सीखेंगे। जो कुछ सीखेंगे वो उद्देश्यपूर्ण होगा, वो समाज और देश से या जो काल है उससे रिलेटेड रहेगा। अगला पॉइंट जो है हम लोग खासकर देख लेते हैं कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी में खासकर क्या अंतर होता है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि व्यवहारवादी का जो केंद्र बिंदु है वह बाह्य व्यवहार है, यानी कि बाह्य व्यवहार में परिवर्तन लाना ही व्यवहारवादियों का उद्देश्य है। उसके विपरीत संज्ञानवादी का जो उद्देश्य है वह खासकर आंतरिक मानसिक प्रक्रिया को बेहतर करते चले जाना है। इसके बाद देखेंगे शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका जाहिर तौर से इतनी बार हम लोग कह चुके हैं, तो इसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है व्यवहारवादी में वह एक निर्देशक एवं नियंत्रणकर्ता की तरह होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे संज्ञानवादी, इसमें जो शिक्षक की भूमिका है वह एक मार्गदर्शक और समर्थक की होती है, एक फैसिलिटेटर की भूमिका होती है। चलिए अगला है छात्र की भूमिका। तो आप है ना इसमें बहुत सिंपली जानेंगे कि छात्र की जो भूमिका होती है वह अपेक्षाकृत व्यवहारवादी में निष्क्रिय होता है, संज्ञानवादी में सक्रिय और ये रचनात्मक होता है। इसके बाद सीखने की जो प्रक्रिया पूरी चलती है, तो इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच यानी कि स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करने के बाद है कि जो पुनर्बलन और अभ्यास से ये चीज़ मजबूत होता है कि चीज़ें बार बार दोहराए जाए, और इसी को है परिभाषागत रूप में अनुबंधन भी कहते हैं। इसमें जानते हैं कि बच्चे का जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह काम करता है, जिसमें जो सूचनाएं हैं या जानकारी है उसको ग्रहण करना, उसको एक प्रोसेस करना, फिर उसको संगठित करना और संगठित ये सारा करके एक स्ट्रक्चर बनाना। आगे हम इसे देखेंगे कि जिन पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा आएगा। इसके बाद सीखने का उद्देश्य क्या है, तो सीखने का जो उद्देश्य देखेंगे कि बच्चा जो है सही व्यवहार करे
और गलत व्यवहार है उसको छोड़ दे। बस यही कि बच्चे को सही व्यवहार की तरह प्रेरित करे और गलत व्यवहार छोड़ने की दिशा में काम करे। यहाँ जो संज्ञानात्मक है उसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य ये है ज्ञान और समझ का निर्माण करे, यानी कि समझ, तर्क, इसके बाद जो आप देखेंगे अंतर्दृष्टि है, इंसाइटमेंट या समस्या समाधान का क्षमता है वह विकसित करे। अगला हम देखेंगे कि मूल अवधारणा क्या क्या है। तो इसमें आप देखेंगे अनुबंधन शास्त्रीय, पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वह, पुनर्बलन सिद्धांत आप देखेंगे स्किनर का, उसी में आपका दंड और अभ्यास आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो स्कीमा सूचना को है पूरा प्रोसेस करना, जैसे हम ऊपर बात किए हैं, सूचना ग्रहण करना, प्रोसेस करना, इसके बाद संरचित करना और अंतर्दृष्टि, ये मॉडल इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी आसान है कि एक तरफ जो है हमारा बाहरी व्यवहार है तो दूसरी तरफ हमारा मानसिक व्यवहार है। ठीक है, और ये आपको बता दें कि बहुत सालों तक अपने यहाँ कि हम लोगों का जो सीखने का जो भी तरीका था वो खासकर बाहरी सापेक्ष था कि बाहर से आप कितना चीज़ ग्रहण करते हैं। आधुनिक समय में कि मन के अंतर्मन या मन के या मानसिक अवधारणा है उसका पड़ताल किया गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आता है। चलिए, तो एक जो फैक्ट के रूप में आप लोग ध्यान रखेंगे या इसे याद करेंगे कि प्रमुख संज्ञानात्मक सिद्धांतकार कौन कौन है। तो इसमें पहला नाम और बहुत प्रसिद्ध नाम है जीन पियाजे, जिनके सिद्धांत आप लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या इंग्लिश में इसे याद रखेंगे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद दूसरे जो देखेंगे जो प्रमुख है ले वगोत्स्की, इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे सोशियो कल्चर थियरी कहते हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद जेरोम बोर्नर है, इनके सिद्धांत का नाम है संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा। इसके बाद अल्बर्ट बंडूरा है, ये भी फेमस है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। और देखेंगे कि इन सब सिद्धांतकर्ता का या संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसे जो है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक एक समूह हुआ करता था जर्मनी में, उनके द्वारा ये विकसित किया गया है। इसमें कोहलर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगले आ जाते हैं कि हमारा जो सबसे प्रमुख है संज्ञानात्मक सिद्धांत के, या आप कह लीजिए संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो प्रतिनिधि सिद्धांतकार है वो है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का सिद्धांत हम देख लेते हैं। उनके सिद्धांत की दो बातें हैं। एक बात है कि सिद्धांत काम कैसे करता है, चलता कैसे है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसमें आप जो है 2-3 शब्दावली ध्यान रखेंगे। एक शब्दावली है स्कीमा, और ये बहुत प्रसिद्ध है, तो ये एक आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अब ये स्कीमा क्या होता है, ज़रूर आपने इससे पहले ये शब्द सुने होंगे। तो स्कीमा जो है हमारी मानसिक संरचनाएं हैं, हमारा जो साइकोलॉजिकल या मेंटल जो स्ट्रक्चर कहेंगे वो है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में सूचना ग्रहण करने का एक पैटर्न होता है, यानी कि जो हम वस्तुएं और घटना को समझते हैं या हमें समझने में मदद करता है, ये हमारा मानसिक संरचना ही समझने में मदद करता है। चलिए, इसके बाद देखेंगे कि जो भी हमें सूचना या ज्ञान हमें मिलता है, हम उसका एक मानसिक संरचना या एक आप ऐसे कह लीजिए कि स्कीमा बनाने लगते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते, विकास करते जाते हैं, उसी तरह नए नए तरह के हमें बोध होते चलते हैं। अब नए बोध जो हमें होता है तो हमारे सामने आता है अनुकूलन करने की आवश्यकता पड़ती है। अनुकूलन के देखेंगे दो भेद है, एक है आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन। आत्मसातीकरण का मतलब है, मान लीजिए कि हमारा एक स्कीमा है, एक बच्चा है जो पानी के बारे में जानता है, ठीक है। तो अब जो है कि अगर उसे कहीं नया पानी दिखेगा या पानी जैसा कोई चीज़ उन्हें दिखेगा तो उसमें वो ग्रहण कर लेगा उस चीज़ों को। लेकिन यदि पानी जैसा ही कोई अलग चीज़ दिखेगा तो पहली मर्तबा जो है वो उसे
पानी ही कहेगा, लेकिन जब उससे जो समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये पानी नहीं है, ये तेल भी है, तब जो ये करेगा कि ये इसे अनुकूलन या समायोजन करने की ओर बढ़ेगा। यानी कि ये जो है यहाँ कि इस स्कीमा में, जिस स्कीमा में इसका पानी फिट है, उस स्कीमा में इसका तेल फिट न करके एक नया स्कीमा बनाएगा, एक नई मानसिक संरचनाओं का निर्माण करेगा। अब आप चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि समायोजन। समायोजन हमने देख लिया है, तो इसके बाद आप जो इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास के, वो अवश्य याद रखेंगे। एक तो है कि पहली कौन सी व्यवस्था है और किस एज को, एज आप ध्यान रखिएगा कि पहला जो है, और इसे ही आप ध्यान रखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, इसे ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। तो पहला आप देखेंगे तो सेंसरी मोटर है। ये जो बच्चे जन्म से 2 वर्ष तक के अवस्था में रहता है, इसको हिंदी में जो कहा जाता है संवेदी परक अवस्था कहा जाता है। चलिए, इस चरण में जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं अपने जो इंद्रियां हैं, जो खासकर सेंसेस है, उसके थ्रू सीखते हैं। यानी कि कोई चीज़ लाल है, ठीक है, तो वो जो उसे जानेगा, या कोई चीज़ गर्म है, तो आप देखेंगे कि जब तक वो छुएगा नहीं तब तक आप उसे कितना भी कह दीजिए कि ये लाल चीज़ गर्म होता है, नहीं मानेगा। वो बच्चा बार बार जाएगा, जो छोटा बच्चा आप देखे होंगे बार बार वो चीज़ों को छूने जाएगा। और एक बार जो वो उसका हाथ जल गया तो उसे है ना ये ध्यान रहता है, हाँ, कि इस लाल चीज़ को देखने से क्या होता है, ये हाथ जलता है, ठीक है। तो वो देखने, छूने, स्वाद लेने और सुनने के माध्यम से वस्तुओं और घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसको आप है ना ट्राई एंड एरर, ठीक है, प्रयत्न और भूल के माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद इसकी और एक विशेषता जो आपको ध्यान रखना है कि इसी अवस्था में जो हमारा खासकर संवेदी परक अवस्था है, उसमें बच्चा भाषा का विकास होने लगता है, लेकिन ये इसमें सरल शब्द एवं वाक्यों का उपयोग करना चालू कर देता है। आप देखेंगे मामा, पापा, चाचा, ये शब्द कहने लगते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा प्री ऑपरेशनल, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। लिख देता हूं मैं, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अब ये जो अवस्था है 2 से 7 साल का है। इसमें बच्चे का भाषा का विकास हो जाता है, और भाषा का विकास से है कि बच्चा जो है अपनी सोच और भावनाओं को व्यक्त करने लगता है। उसे चोट लगा है तो अब वो बता सकता है कि मुझे चोट लगा है, दर्द हो रहा है, पेट का दर्द हो रहा है, ये सारी भावनाओं को वो व्यक्त करने लगता है। यहाँ आकर जो बच्चा है वो आप देखेंगे अपने कल्पनाशील या इमेजिनरी गेम होता है वो खेलना पसंद करते हैं। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे जो राजा रानी का खेल, दुल्हा दुल्हन का खेल, ये खेलना वो शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये एक देखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी है कि बच्चा यहाँ ईगोसेंट्रिक होने लगता है, अहम केंद्रित होने लगता है कि ये चीज़ मेरी है तो मेरी है। यहाँ ईगोसेंट्रिक होने लगते हैं। इसके बाद जो इसी अवस्था में बच्चे को जो नैतिक नियम है वो सीखने लगते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चा इस अवस्था तक आते आते नैतिक नियम कि किसी को मारना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, दुनिया है ना, ये सीखने लगता है और दुनिया को अपनी दृष्टिकोण से यहाँ से देखना चालू कर देता है। तो नैतिक नियम एवं दुनिया को अपनी दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। चलिए, तीसरा है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। चलिए, इसे जो हम लोग जानते हैं किशोरावस्था कह सकते हैं, या किशोरावस्था के पूर्व की जो अवस्था है, इससे हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखिएगा, याद करें, मूर्त
संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है ये खासकर 7 से 12 साल की अवस्था है। इस अवस्था में जब बच्चा सोच पहुंचता है तो आप देखेंगे इसका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो विकास हो जाता है। यहाँ तक आते आते बच्चा जो गणितीय प्रश्न है ये सुलझाने लगता है। गणितीय प्रश्न आप देखेंगे ये सुलझाने लगता है। और ध्यान दीजिएगा, लीनियर थिंकिंग से हमारा मतलब है कि यहाँ आकर जो बच्चा है बात घुमाने में माहिर हो जाता है। यहाँ यहीं से है कि बच्चा बात घुमाने में, झूठ बोलने में यहाँ माहिर होने लगता है। कम ईगो सेंट्रिक होने लगता है। ईगो सेंट्रिक से ज़्यादा जो बच्चे आप देखेंगे इस एज में जाके नए नए दोस्त बनाते हैं, यानी कि वो कोशिश करता है समायोजन का कि बच्चे के अपने समूह है उस समूह में शामिल होने लगते हैं, नए नए दोस्त बनाने लगते हैं इसी अवस्था में आकर। इसके बाद इसी अवस्था में आप देखेंगे जो 7 से 12 वर्ष का जो अवस्था है, अगर आपका भी कोई दोस्त है तो ये दोस्त अगर उस समय का है तो अभी तक आपका जो बॉन्डिंग होगा इससे अलग बॉन्डिंग होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी भाषाई विकास देखिएगा तो यहाँ आकर एक ये जटिल भाषा या वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं या इसे आने लगता है। अगला है कि जो चौथी अवस्था है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो है 12 वर्ष के बाद है। तो जो ये अवस्था बांटते हैं जीन पियाजे वो खासकर 4 अवस्था में बांटते हैं। संवेदी अवस्था से चल के ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक पहुंचता है और ये जो 0 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था, 12 वर्ष के बाद तक की अवस्था है। तो खासकर देखेंगे इस चरण में जो होता है कि बच्चा जो है वो अमूर्त विचार है या अमूर्त सोच है, सोचने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ आकर बच्चा जो है अमूर्त सोच, या आप देखेंगे कि ये बच्चा जो है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने लगता है, यानी कि उपकल्पना करने लगता है या परिकल्पना का निर्माण करने लगता है, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे कि जैसे ही उपकल्पना या परिकल्पना पे बात करते हैं तो ये जो भाई साहब है अब जो है ये संभावनाओं कि आगे क्या होगा इस पे भी विचार कर सकता है। जटिल समस्याओं को ये हल कर सकता है, लॉजिकल विथ मल्टीपल पॉसिबिलिटी। ये जटिल से जटिल समस्याओं को समाधान करने की ओर बढ़ता है। वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं और तार्किक रूप से तर्क करते हैं। जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग होता है उसके हिसाब से ये तर्क करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस वाले में अमूर्त सोच। इसके साथ साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान रखना ही रखना है वो ये है कि इसी चरण में जाकर बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाने लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इन सारी बातों पे विचार करने लगता है, ठीक है। तो और जैसे ही जब कोई अपनी अस्मिता या अपनी पहचान के बारे में बात करने लगेगा तो जाहिर तौर पे है वो अपनी भावनाओं और विचारों को यहाँ अच्छे से समझने लगेगा। तो यही 4 अवस्थाएं हैं और आपको जो ध्यान रखना है चारों अवस्था, इसके बाद एज और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो एक जो है संवेदी से लेके हमें जो है अमूर्त ज्ञान तक की अवस्थाओं के बारे में बात करता है। तो आज के लिए इतना ही है। हम जो है अगली क्लास में जो है रचनावादी देखेंगे।